विद्यार्थियों, साथियों, आज का हमारा ये व्याख्यान बीए चतुर्थ सेमेस्टर कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र छायावादोत्तर हिंदी कविता पर आधारित है। विशेष रूप से यह इसी पाठ्यक्रम पर आधारित है। सामान्यतः दूसरे विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं और पाठ्यक्रम से बाहर साहित्य में अभिरुचि रखने वाले दर्शक, श्रोता और पाठक भी इस बातचीत से लाभान्वित हो सकें, ऐसी मेरी आकांक्षा है। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र भट्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। विद्यार्थियों, पाठ्यक्रम चाहे साहित्य का हो या किसी दूसरे विषय का, उसका अर्थ होता है अपने समय को पहचानना, अपने समकाल को पहचानना, अपने समय के आगे खड़े सवालों से हम कैसे टकराएं, इन सवालों का कैसे उत्तर पाएं और कैसे एक सुगठित, स्वच्छ, सुंदर समाज बना पाएं, यही पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। चाहे वह पाठ्यक्रम कला संकाय का हो, वाणिज्य का हो या फिर विज्ञान या फिर अन्य किसी संकाय का। साहित्य के विद्यार्थियों, ध्यान यह रखना है, हमें दो शब्दों का बार बार प्रयोग करना होता है, एक रचना और दूसरी आलोचना। ये दो ऐसे शब्द हैं जिनसे साहित्य के विद्यार्थियों को गुजरना होता है। पाठ्यक्रम में कविता, नाटक, उपन्यास आदि निर्धारित किए जाते हैं। वह किसी कवि, नाटककार या किसी साहित्यकार की कृति होती हैं। उन्हें रचना कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। हमें पाठ्यक्रम में रचना और रचनाकार उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि हम उन रचना और रचनाकारों को पढ़ते हुए अपने समय को व्याख्यायित कर सकें। अगर कोई भी रचना 2020 के संदर्भ में बात नहीं करती या हमारे ऐन समय के सवालों के बारे में हमें सोचने के लिए मजबूर नहीं करती, तो वह रचना या वह आलोचना उतनी प्रासंगिक नहीं कहलाएगी। तो रचना का अर्थ है सृजनात्मकता, कवि द्वारा रची गई कविता जो उसकी मौलिक कृति है। यह हमें पाठ्यक्रम में उपलब्ध होती है। जैसे आपके छायावादोत्तर हिंदी कविता का पाठ्यक्रम है, इसमें 8 कवि विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों और अध्यापक साथियों के पढ़ने के लिए तय किए गए हैं। इन 8 कवियों की 15 कविताएं हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं हमें 8 रचनाकारों को और उनकी 15 रचनाओं को, सृजनात्मकता को पढ़ना है, रचनात्मक साहित्य को पढ़ना है। हमारा काम, अध्यापक का काम और विद्यार्थी का काम आलोचना करना है। अब यह आलोचना क्या होती है, इसे जानना बेहद जरूरी है। आलोचना को अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म कहते हैं। आलोचना का अर्थ बुराई करना नहीं होता। जब हम साहित्य में एक पारिभाषिक शब्द में आलोचना शब्द का अर्थ करते हैं, वहां इसका अर्थ होता है अपने समय का मूल्यांकन करना, अपने इतिहास का मूल्यांकन करना, यह देखना
कौन सी दिशा और कौन सा रास्ता हमें सामाजिकता की ओर, मनुष्यता की ओर, उन्नत संस्कृति की ओर, विकास की ओर ले जाएगा। विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, अध्यापक साथी जानते हैं कि आलोचना का काम शब्दों के अर्थ बताना नहीं होता, लेकिन आलोचना में हमें शब्दों के अर्थ भी जानने चाहिए। आलोचना का काम रचना को खोलना, उसकी गांठों को खोलकर बतलाना। जैसे कोई रस्सी बुनी हुई है, उसे अलग अलग करना, ताकि उस रस्सी की, उस रचना की पूरी बुनावट समझ में आ सके। आलोचना का काम, जैसे कि मैंने बताया, केवल शब्दों का अर्थ करना नहीं है, या ये कह सकते हैं कि शब्दों का अर्थ करना उसका प्राथमिक काम है, प्राथमिक स्तर का काम है। आलोचना का काम व्याख्या करते हुए समकाल का मूल्यांकन करना है, अपने समकाल की पहचान करना है, ताकि हम अपने वर्तमान और भविष्य को अधिक सशक्त बना सकें। विद्यार्थियों, हमने इसी लक्ष्य से इस ऑडियो वीडियो व्याख्यान या बातचीत में आज आलोचना की दिशा में बढ़ने के लिए भूमिका तैयार करने का काम किया है। जब रचना आपके पास मौजूद है, मेरे पास मौजूद है, या किसी तीसरे व्यक्ति के पास मौजूद है, तो वह रचना का पाठक है। अब आलोचना, व्याख्या या मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि हम रचना का पाठ करें। अब हमें यह पाठ्यक्रम में लगाई गई रचनाओं को पढ़ना है, यानी उनकी आलोचना करनी है। अब आलोचना के लिए पहला काम होता है उनका वाचन, उनका पठन, उनको पढ़ना। अब आप जब पाठक हैं, अपनी अपनी जगह आप सब रचनाओं को पढ़ें, क्योंकि आलोचना की शुरुआत रचना को पढ़ने से होती है। पढ़ने के दो तरीके हैं, एक रचना को सुनना, दूसरा सुनने के बाद रचना को स्वयं पढ़ना। इस व्याख्यान के द्वारा आप रचनाओं को सुन सकेंगे, लेकिन यदि आप रचनाओं को पढ़ते नहीं हैं, उनका पाठ नहीं करते हैं, तो आप रचनाओं का मूल्यांकन कैसे करेंगे? इस व्याख्यान में केवल आप रचनाओं को सुन सकेंगे। इस पर आधारित हमारे दूसरे व्याख्यान में इन रचनाओं की आलोचना होगी, यानी अपने समय में, यानी 21वीं शताब्दी में ये रचनाएं हमें कैसे प्रेरित करती हैं, कैसे आलोकित करती हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। तो आप रचनाओं को अपने अपने घर में अपनी अपनी किताबों से पढ़ेंगे। यहां हम पाठ्यक्रम में संकलित 8 कवि और उनकी 15 कविताओं का पाठ करेंगे। विद्यार्थियों की जानकारी के लिए बता दूं, या जो पाठ्यक्रम से बाहर के लोग हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पाठ्यक्रम में 8 कवि जो संकलित हैं वे हैं अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और केदारनाथ सिंह। जो कविताएं संकलित हैं, अज्ञेय की 2 कविताएं, कलगी बाजरे की यह दीप अकेला,
गजानन माधव मुक्तिबोध की भूल गलती, एक रग का राग, नागार्जुन की अकाल और उसके बाद कालिदास, शमशेर बहादुर सिंह की सूना सूना पथ है उदास झरना वह सलोना जिस्म, भवानी प्रसाद मिश्र की कहीं नहीं बचे गीत फरोश, कुंवर नारायण की नचिकेता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मैंने कब कहा और हम ले चलेंगे, केदारनाथ सिंह की 2 कविताएं संकलित हैं, रचना की आधी रात, फर्क नहीं पड़ता। विद्यार्थियों, इन कविताओं को एक बैठक में एक साथ पढ़कर देखिए। अगर आप इन कविताओं को एक साथ बैठकर एक बैठक में सुनते हैं और पढ़ते हैं तो आप आलोचना की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक एक करके इन कविताओं का पाठ कर रहे हैं। सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे की पहली कविता जो इस क्रम में लगी है वह है कलगी बाजरे की। हरी बिछली घास दोलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्याही कुई, टटकी कली चंपे की वगैरह तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक खिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इसी जादू के, निजी किसी सहज गहरे बोध से किस प्यार से मैं कह रहा हूं, अगर मैं यह कहूं बिछली घास हो तुम लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर दोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूं यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है और मैं एकांत होता हूं समर्पित। शब्द जादू हैं मगर क्या समर्पण कुछ नहीं है। ये थी अज्ञे की पाठ्यक्रम में निर्धारित कविता कलगी बाजरे की। अब हम अज्ञे की दूसरी पाठ्यक्रम में संकलित कविता, प्रसिद्ध कविता, लोकप्रिय कविता, छायावादोत्तर हिंदी कविता की पहचान बनाने में आधारभूत कविता यह दीप अकेला कविता का वाचन कर रहे हैं। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह संविधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस
जीवन कामधेनु का अमृतपूत पय। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभ ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। उलंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भी भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। इस तरह हमने अज्ञे की पाठ्यक्रम आधारित दोनों कविताओं कलगी बाजरे की और यह दीप अकेला कविता का पाठ यहाँ तक कर लिया है। पाठ्यक्रम में लगाए गए दूसरे कवि हैं मुक्तिबोध। आप जानते हैं विद्यार्थियों, उनका पूरा नाम बताइए। गजानन माधव मुक्तिबोध। दो कविताएं मुक्तिबोध जी की भी हैं। एक कविता है भूल गलती और दूसरी कविता है एक रग का राग। आइए सुनते हैं मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता भूल गलती। भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। आंखें चिलकती हैं नुकीले तेज पत्थर सी, खड़ी हैं सिर झुकाए सब कतारें बेजुबां बेबस सलाम में। अनगिनत खंभों वह मेहराबों थमे दरबारी आम में। सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा कि जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग बहते खून के। वह कैद कर लाया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता। खामोश सब खामोश। मनसबदार शायर और सूफी अल गजाली, इब्न सिन्ना, अल बरूनी, आलिम फाजिल, सिपह सालार सब सरदार हैं खामोश। नामंजूर उसको जिंदगी की शर्म की सी शर्त नामंजूर। हट इनकार का सिरतान खुद मुख्तार, कोई सोचता उस वक्त छाए जा रहे हैं सल्तनत पर घने साए स्याह। सुल्तानी जिरह बख्तर बना है सिर्फ मिट्टी का, वो रेत का सा ढेर शाहनशाह। शाही धाक का अब सिर्फ सन्नाटा, लेकिन ना जमाना सांप का काटा। भूल आलमगीर मेरी आपकी कमजोरियों के स्याह। लोहे का जिरह बख्तर पहन खूंखार, हाँ खूंखार आली जाह। वो आंखें सच्चाई की निकाले डालता, सब बस्तियां दिल की उजाड़े डालता। करता हमें वह घेर बेबुनियाद बेसिर पैर, हम सब कैद हैं उसके चमकते ताम झाम में, शाही मुकाम में। इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा। भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। कतारों में खड़े खुदगर्ज बा हथियार, बख्तरबंद समझौते सहम कर रह गए। दिल में अलग जबड़ा अलग दाढ़ी लिए, दुमुहे पन के 100 तजुर्बों की बुजुर्गी से भरे। दड़ियल सिपह सालार संजीदा सहम कर रह गए। लेकिन उधर उस ओर कोई बुर्ज के उस तरफ जा पहुंचा।
अंधेरी घाटियों के गोल टीलों घने पेड़ों में कहीं पर खो गया। महसूस होता है कि यह बेनाम बेमालूम दर्रों के इलाके में सच्चाई के सुनहले तेज अक्सों के धुंधलके में मुहैया कर रहा लश्कर हमारी हार का बदला चुकाने आएगा। संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर। जी हां, संकल्प धर्मा चेतना का रक्त प्लावित स्वर हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। ये थी मुक्तिबोध की लोकप्रिय कविता भूल गलती। अब हम पाठ कर रहे हैं इन्हीं की दूसरी कविता एक रग का राग। जमाने की वक्त और बेवक्त धड़कती धुकधुकी नाड़ियां फड़कती देखकर खुश हुए हम की बगासी और उमस के स्वेद में भीगी हुई उकताहट उचाहट खत्म हुई और कुछ जोरदार सनसनीखेज कुछ गरम गरम चाय के साथ साथ मिल गई ऐसी बात जिससे कि ढीली रगें तन जाएं, भीतर तनाव हो, वह विचारों का घाव हो कि दिल में एक चोट हो। आए दिन ठंडी इन रगों को गर्मी की खोज है, वैसे यह जिंदगी भोजन है मौज है। समाज के जितने भी निंदा प्रवाद हैं सब हमें याद हैं। हर एक का चेहरा व जीवन रहस्य हम जानते हैं। अंध कौन बहरा कौन एक नेत्र कौन कहाँ उठा है सब हमें मालूम। कौन किस उल्लू का कितना बड़ा पट्ठा है सब हमें मालूम। चाहो तो समाजी शोषण क्रिया को सब पाचन क्रिया की सब अतड़ियां टेबल पर रख दें कि तुम भी निहार लो व हम भी निरख लें। चाहो तो निज की ही खोपड़ी की हड्डी के बक्से को खोलकर आपके सामने भेजा उतार दें कि भेजा उधार दें। लेकिन अब लगता है यह सब व्यर्थ है। लेकिन अब लगता है यह सब व्यर्थ है, क्योंकि पी जहर यह, क्योंकि जी जहर यह, सुन्न हुई नाड़ियां गई आब, पानी सब गया सूख। हृदय में उदासी की फैली है मटमैली, कीचड़ की खांडियां चक्के टूट गए हाय। ग्राम रम्य वृक्ष तले पिकनिक को निकली हुई जिंदगी की नई बैलगाड़ियां। टूट गई निरुपाय, सौंदर्य छूटा नहीं, शिराओं में हल्की सी मूर्छना, चेतना निर्वीर्य। दार्शनिक मर्मी अब कोई सरगर्मी अब छू नहीं पाती है हमें तो अपने वोट बैंक नोटों की सत्यों में बू खूब आती है। एकमात्र उद्देश्य हृदय की लुटिया से दिमाग की मोरी में पानी डाल। हृदय की लुटिया से दिमाग की मोरी में पानी डाल, जमी हुई काई सब निकालना। जमी हुई काई सब निकालना। एकमात्र लक्ष्य की विचलित न हो पाए, एकमात्र लक्ष्य की विचलित न हो पाए। विवेक सताए न जिंदगी को बेचैन करे वह। असल तो यह है कि कोई अर्थ मर गया देखते ही देखते, लेकिन वह जिंदगी का नक्शा पेश कर गया। हाय हाय। उसका यह प्रस्तुतिकरण भी सही है। संवेदन यही है, संवेदन का निवेदन यही है। पूर्व युगों में भी खूब बुराइयां रही आईं, किंतु वे भीमाकार शक्ति रूप दिखलाई जाती थीं। रावण व कुंभकर्ण शैतान उनका ही रूप था। उनसे डरा जाता था, उनसे लड़ा जाता था। उनके विरुद्ध वह पाप भीरु मृदुमन
बहुत कड़ा रहता था समुद्धत। उनके विरुद्ध वह पाप भीर मृदुमन बहुत कड़ा रहता था समुद्धत, किंतु उसी अमंगल को आज सिर्फ सहा जाता ह्रास कह, किंतु उसी अमंगल को आज सिर्फ सहा जाता ह्रास कह। आज वह मात्र व्यंग्य रूप है, तर्क यह हाय वह सबका अंग रूप है। सभ्यता समाज का ही ह्रास है, सभ्यता समाज का ही ह्रास है, इसलिए सहनीय मात्र निवेदनीय त्रास है। ह्रास में भी खूब खूब मजा है, ह्रास में भी खूब खूब मजा है, आदमी की भी धजा है। व्यक्तिगत आलोचनाशील मन जोड़ता है निंदा धन, जोड़ता है जहर और कंकड़ और पत्थर और कहता मैं गुणीजन। हृदय में बैठा है चोट्टा की मसीहा, हृदय में बैठा है चोट्टा की मसीहा। ऐसी आज आइडियोलॉजी है। हर एक के पीपल के पास अब बैठा हुआ एक निज, हर एक के पीपल के पास अब बैठा हुआ एक निज, संत निज पीर है। लक्ष्य समाजी है, प्रतिभा का जिन्न आज खूब जिसके पास है। सत्य की सर्च लाइट वह अनायास है। खेद है कि गलती सिर्फ एक हुई हमसे कि जिंदगी की रेती में किरचे मिले कांच के। खेद है कि गलती सिर्फ एक हुई हमसे कि जिंदगी की रेती में किरचे मिले कांच के। तो मन में भी पूरा शीशा हम नहीं पाए सांच का, तो मन में भी पूरा शीशा हम नहीं पाए सांच का। रत्न का टुकड़ा किंतु हाय, रत्न का टुकड़ा किंतु हाय, पूरा रत्न अंश का पूर्ण रूप। कल्पना में भी हम ला नहीं पाए थे कि खो गया टुकड़ा वह। खो दिए किरचे वे कांच के, जरा जरा दर्द हुआ किंतु उस खंड का पूर्ण अखंड न मिल सका कि इतने में खो गया दर्द भी। नसों और रगों व शिराओं की स्नायु यंत्र गति में मन बुद्धि गिरफ्तार। नसों और रगों की शिराओं की स्नायु यंत्र गति में मन बुद्धि गिरफ्तार। खंडरों में छुपे हुए किसी तहखाने में अजाने खोजते हैं किंवदंत खजाना, खोजते हैं किंवदंत खजाना। और इस पागल सी खोज को कहते हैं हम सत्यानुसंधान। फजूल बात है, जब तक न चाय मिले हमारी न होती कभी, हाय सुप्रभात है। इस तरह मुक्तिबोध की पाठ्यक्रम आधारित दोनों रचनाओं को आपने सुना, भूल गलती और एक रग का राग। आप देख सकते हैं मुक्तिबोध की कविताएं आकार में लंबी हैं और इसमें बहुत कुछ ऐसा है कि सीधे सीधे शब्दार्थों के सहारे इस कवि को, इनकी कविताओं को नहीं समझा जा सकता। इसके लिए आपको मुक्तिबोध की रचना बुनावट के सूत्रों को जानना होगा। विद्यार्थियों, अगले व्याख्यान में हम मुक्तिबोध की रचनाओं को कैसे समझें, कौन से औजार हैं, कौन से सूत्र हैं, कौन सी चाबियां हैं जिनके सहारे हम मुक्तिबोध के अर्थ तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि मैंने अपनी इस बातचीत की शुरुआत में ही आपसे कहा, आलोचना के लिए, मूल्यांकन के लिए, व्याख्या के लिए, सांस्कृतिक अर्थ को जानने के लिए, समकाल की पहचानने के लिए सबसे पहला रास्ता जिसको हम प्रायः छोड़ देते हैं वह है कविताओं का पाठ, रचना का पाठ। हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को, हर अध्यापक को, हर आलोचक को रचना को पाठ के रूप में देखना होगा, उसका वाचन और पाठ करना होगा।
तीसरे कवि हैं नागार्जुन। अब आप मुक्तिबोध, नागार्जुन और अज्ञेय, इन तीन कवियों की रचनाओं को जानने की स्थिति में हैं। आप तुलना भी करते चलें किस तरह मुक्तिबोध की कविता थोड़ी सी जटिल कविता, थोड़ी सी कठिन कविता लग रही थी। देखते हैं नागार्जुन किस तरह की कविताएं लिखते हैं। क्या मुक्तिबोध की कविता की तरह नागार्जुन की कविताएं भी उसी तरह कठिन हैं, उसी तरह आपको अर्थ समझ नहीं आ रहा है? देखते हैं। नागार्जुन की पाठ्यक्रम में दो छोटी छोटी कविताएं हैं, यानी आकार की दृष्टि से अज्ञेय और मुक्तिबोध की कविताओं से यह बहुत छोटी कविताएं हैं। विषय एकदम सामाजिक समस्याओं से युक्त है। सीधे सीधे हम पाठ करते हैं। पहली कविता नागार्जुन की है अकाल और उसके बाद। दूसरी कविता कालिदास। इस कविता को अकाल और उसकी बाद और उसके बाद कविता को नागार्जुन की प्रसिद्ध कविताओं में भी पहली श्रेणी में रखा जाता है। इस कविता की वेदना को इस कविता के वाचन से समझा जा सकता है, वहां तक पहुंचने की कोशिशें की जा सकती हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दोबारा पढ़ रहा हूं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा घर के अंदर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। दोबारा पढ़ रहा हूं इस दूसरे पैराग्राफ को, दूसरे अनुच्छेद को, दूसरे बंद को। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। धुआं उठा घर के अंदर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अकाल और उसके बाद, इस छोटी कविता के बाद नागार्जुन की दूसरी छोटी कविता कालिदास। संवादात्मक, संवाद करती हुई यह कविता है और पाठक को एक अर्थ दे जाती है। पाठक अगर पढ़ेंगे उस प्राथमिक अर्थ के पास तक पहुंच सकते हैं। सुनने से बात नहीं बनेगी, सुनने के साथ ही साथ खुद स्वयं इन कविताओं को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। चूंकि हमें केवल एक रचनाकार को नहीं पढ़ना, हमें छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता का गौरवपूर्ण आंदोलन, उसके बाद की समूची कविता को, 1936 के बाद की और 2018-19 तक जब ये पाठ्यक्रम बना तब तक की कविताओं को पढ़ना है, बिना वाचन के बाद बनने वाली नहीं। विद्यार्थियों, इस ओर आप ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे। तो नागार्जुन की दूसरी कविता है कालिदास। जैसा कि मैंने बताया, कालिदास से संवाद करती हुई यह कविता है। कालिदास
सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था, तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधासम, कामदेव जब भस्म हो गया, रतिका क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग्ध हुए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई थी, तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा। विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा। उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर पूर हो। विद्यार्थी ध्यान देंगे इस अंश पर विशेष रूप से। पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर। प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। कालिदास सच सच बतलाना। अगले कवि हैं चित्रकार और रचनाकार कवि शमशेर बहादुर सिंह, जिनकी पाठ्यक्रम में संकलित कविताएं हैं सूना सूना पथ है उदास झरना और वह सलोना जिस्म। आइए पढ़ते हैं कविता सूना सूना पथ है उदास झरना। सूना सूना पथ है उदास झरना, एक धुंधली बादल रेखा पर टिका हुआ आसमान, जहां वह काली युवती हंसी थी। दोबारा पढ़ते हैं, छोटी सी कविता है। सूना सूना पथ है उदास झरना, एक धुंधली बादल रेखा पर टिका हुआ आसमान, जहां वह काली युवती हंसी थी। अगली कविता है वह सलोना जिस्म। शाम का बहता हुआ दरिया कहाँ ठहरा, शाम का बहता हुआ दरिया कहाँ ठहरा, सांवली पलकें नशीली नींद में जैसे झुकें। चांदनी से भरी भरी बदलियां हैं, ख्वाब में गीत पेंग लेते हैं। चांदनी से भरी भरी बदलियां हैं, ख्वाब में गीत पेंग लेते हैं। प्रेम की गुइयां झुलाती हैं उन्हें, उस तरह का गीत, वैसी नींद, वैसी शाम सा है वह सलोना जिस्म। दोबारा पढ़ते हैं पहले अंश को। कविता का नाम वह सलोना जिस्म। शाम का बहता हुआ दरिया कहाँ ठहरा, सांवली पलकें निशीली नींद में जैसे झुकें। चांदनी से भरी भारी बदलियां हैं, ख्वाब में गीत पेंग लेते हैं। प्रेम की गुइयां झुलाती हैं उन्हें, उस तरह का गीत, वैसी नींद, वैसी शाम सा है वह सलोना जिस्म। उसकी अधखुली अंगड़ाइयां हैं, कमल के लिपटे हुए दल, कसे भीनी गंध में बेहोश भौरों को।
उसकी अधखुली अंगड़ाइयां हैं कमल के लिपटे हुए दल, कसें भीनी गंध में बेहोश भौरों को। वह सुबह की चोट है हर पंखुड़ी पर। रात की तारों भरी शबनम कहाँ डूबी है। नर्म कलियों के पर झटकते हैं हवा की ठंड को। नर्म कलियों के पर झटकते हैं हवा की ठंड को। तितलियां गोया चमन की फिजा में नस्तर लगाती हैं। तितलियां गोया चमन की फिजा में नस्तर लगाती हैं। एक पल है यह समा जागे हुए उस जिस्म का, जहां शामें डूबकर फिर सुबह बनती हैं। एक एक और दरिया राग बनते हैं कमल। फानूस रातें मोतियों की डाल, दिन में साड़ियों के से नमूने चमन में उड़ते छबीले वहां। साड़ियों के से नमूने चमन में उड़ते छबीले वहां। गुनगुनाता भी सजीला जिस्म वह, जागता भी है मौन सोता भी, न जाने एक दुनिया की उम्मीद सा किस तरह। तो ये दो कविताएं शमशेर कवि की सूना सूना पथ है उदास झरना और वह सलोना जिस्म। अगले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। दो कविताएं इस कवि की भी पाठ्य संकलित हैं, कहीं नहीं बचे और गीत फरोश। पहले वाचन कर रहे हैं कहीं नहीं बचे कविता का। कहीं नहीं बचे हरे वृक्ष, न ठीक सागर बचे हैं न ठीक नदियां। कहीं नहीं बचे हरे वृक्ष, न ठीक सागर बचे हैं न ठीक नदियां। पहाड़ उदास हैं और झरने लगभग चुप। पहाड़ उदास हैं और झरने लगभग चुप। आंखों में घिरता है अंधेरा घुप। आंखों में घिरता है अंधेरा घुप। दिन दहाड़े यों जैसे बदल गई हो तलघर में दुनिया। दिन दहाड़े यों जैसे बदल गई हो तलघर में दुनिया। कहीं नहीं बचे ठीक हरे वृक्ष, कहीं नहीं बचा ठीक चमकता सूरज। चांदनी उछालता चांद स्निग्धता बखेरती तारी काहे के सहारे खड़ी। कभी की उत्साहवंत सदियां, कभी की उत्साहवंत सदियां इसीलिए चली जा रही हैं वे। सिर झुकाए हरेपन से हीन, सिर झुकाए हरेपन से हीन सूखेपन की ओर। पंछियों की आसमान में चक्कर काटते दल नजर नहीं आते, क्योंकि बनाते थे वे जिन पर घोंसले वे वृक्ष कट चुके हैं। क्या जाने अधूरे और बंजर हम अब और किस बात के लिए रुके हैं। उबते क्यों नहीं हैं इस तरंगहीनता और सूखेपन से। क्या जाने अधूरे और बंजर हम अब और किस बात के लिए रुके हैं। उबते क्यों नहीं हैं इस तरंगहीनता और सूखेपन से। उठते क्यों नहीं हैं यों कि भर दें फिर से। उठते क्यों नहीं हैं हम, उठते क्यों नहीं हैं यों कि भर दें फिर से धरती को ठीक निर्झरों नदियों पहाड़ों वन से। यह थी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता कहीं नहीं बचे। अब है एक और छायावदोत्तर दौर की प्रसिद्ध कविता, भवानी प्रसाद मिश्र की लोकप्रिय कविता गीत फरोश।
जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा। जी माल देखिए दाम बताऊंगा। बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने। कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा। यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको। पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूं। जी हां हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। यह गीत सुबह का है, गाकर देखें। यह गीत गजब का है, ढाकर देखें। यह गीत जरा सूने में लिखा था। यह गीत वहां पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है। यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी यह मसान में भूख जगाता है। जी यह मसान में भूत जगाता है। यह गीत भुवाली का है हवा हुजूर। यह गीत भवाली की है हवा हुजूर। यह गीत तपेदक की है दवा हुजूर। मैं सीधे साधे अटपटे गीत बेचता हूं। जी हां हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। जी और गीत भी हैं दिखलाता हूं। जी और गीत भी हैं दिखलाता हूं। जी सुनना चाहें आप तो गाता हूं। जी छंद और बेछंद पसंद करें। जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरें। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात। मैं पास रखे हूं कलम और दावात। इनमें से भाई नए नए लिख दूं। इनमें से भाई नहीं नए लिख दूं। इन दिनों की दोहरा है कवि धंधा। इन दिनों की दोहरा है कवि धंधा। हैं दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा। कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के। जी दाम नहीं लूंगा इस देरी के। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूं। जी हां हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं। जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं। जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है यह खादी का। यह गीत पित्त का है यह बादी का। और डिजाइन भी हैं ये इल्मी। यह लीजिए चलती चीज नई फिल्मी। यह सोच समझकर मर जाने का गीत। यह दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात। मैं लिखता ही तो रहता हूं दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत। जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूं। गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूं। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूं। या भीतर जाकर पूछ आइए आप। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप। क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूं। जी हां हुजूर, मैं गीत बेचता हूं। पाठ्यक्रम में
अब तक हमने अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, नागार्जुन, शमशेर, भवानी, इन कवियों की कविताओं को सुना। अब 3 कवि और हैं जिनकी कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हैं। ये कवि हैं कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह। इन कविताओं को भी हम सुनते हैं, इनका पाठ करते हैं। अगले हैं कुंवर नारायण। इनकी कविता नचिकेता हमारे पाठ्यक्रम में है। पहले एक ही कविता कुंवर नारायण की हमारे सिलेबस में रखी गई है। कविता का नाम नचिकेता है। सहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो। सहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो, कि बुद्धि सिर ऊंचा रख सके। उसे हताश मत करो, काइयां स्वार्थों से हरा हरा कर। सहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो, कि बुद्धि सिर ऊंचा रख सके। उसे हताश मत करो, काइयां स्वार्थों से हरा हरा कर। अविनय को स्थापित मत करो, उपेक्षा से खिन्न न हो जा कहीं। मनुष्य की साहसिकता अमूल्य थाती है यह सबकी, इसे स्वार्थ के लालच में छीन लेने का किसी को अधिकार नहीं। आह, तुम नहीं समझते पिता, नहीं समझना चाह रहे कि एक एक शील पाने के लिए कितनी महान आत्माओं ने कितना कष्ट सहा है। कितनी महान आत्माओं ने कितना कष्ट सहा है। सत्य जिसे हम सब इतनी आसानी से अपनी तरफ मान लेते हैं, सदैव विद्रोह सा रहा है। सत्य जिसे हम सब इतनी आसानी से अपनी तरफ मान लेते हैं, सदैव विद्रोह सा रहा है। तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूं, क्योंकि मेरे सवाल तुम्हारी मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं। नया जीवन बोध संतुष्ट नहीं होता ऐसे जवाबों से जिनका संबंध आज से नहीं अतीत से है, तर्क से नहीं रीति से है। विद्यार्थियों, हमने इस बातचीत की शुरुआत में आलोचना का अर्थ बताया था। यह कविता भी आलोचना के सूत्र को अपने में समोए हुए है, अपने में रखे हुए है। आप देखिए, कविता को पढ़ते हुए आप पढ़ने का अर्थ समझ सकते हैं। बुद्धिजीवी होने का अर्थ आपको मालूम हो सकता है। इसीलिए मैं यहीं पर इस कविता के दूसरे हिस्से को, नचिकेता कविता के कुंवर नारायण की इस कविता के दूसरे हिस्से को दोबारा पढ़ रहा हूं। तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूं, क्योंकि मेरे सवाल तुम्हारी मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं। नया जीवन बोध संतुष्ट नहीं होता ऐसे जवाबों से जिनका संबंध आज से नहीं अतीत से है, तर्क से नहीं रीति से है। यह सब धर्म नहीं, धर्म सामग्री का प्रदर्शन है। अन्न घृत पशु पुरोहित में शायद इस निष्ठा में हर सवाल बाधा है, जिसमें मनुष्य नहीं अदृश्य का साझा है। तुम सब चतुर और चमत्कारी, बहुमत यही है, ऐसा ही सब करते। कितनी शक्ति है इस स्थिति में, जिससे भिन्न सोचते ही मैं
विधर्मी हो जाता हूं। जिससे भिन्न सोचते ही मैं विधर्मी हो जाता हूं। किसी बहुत बड़ी संख्या से घटा दिया जाता हूं कि शेष समर्थ बना रहता गलत भी, एक सही भी गलत हो जाता है। सामूहिक अनुष्ठानों के संवेद मंत्र घोष, शंख स्वरों पर यंत्रवत हिलते नरमुंड आंखें मुंद, इनमें व्यक्तिगत अनिष्ठा एक अनहोनी बात, जिसके अविश्वास से मंत्र झेपते हैं, देवता मुकर जाते, वरदान भ्रष्ट होते। तुम जिनसे मांगते हो, मुझे उनकी मांगों से डर लगता। इस समझौते और लेन देन में कहीं व्यक्ति के अधिकार नष्ट होते। अंधेरे में जागते रहो अभ्यस्त आवाजों से, सचेत करते पहरेदार नैतिक आदेशों के, पालतू मुहावरे सोते जगाते कानों में, साथ ही एक अलग व्यापार ईमान के चोर दरवाजों से। मनुष्य के स्वर्ग के लालच में, मनुष्य के स्वर्ग के लालच में अक्सर उस विवेक तर्क की बलि दे देता जिस पर निर्भर करता जीवन का वरदान लगना। मैं जिन परिस्थितियों में जिंदा हूं उन्हें समझना चाहता हूं, वे उतनी ही नहीं जितनी संसार और स्वर्ग की कल्पना से बनती हैं। क्योंकि व्यक्ति मरता है और अपनी मृत्यु में वह बिल्कुल अकेला है, विवश और सांत्वनीय एक नग्नता है निसंकोच खुले आकाश की। शरीर की अपेक्षा, शरीर हवा में उड़ते वस्त्र आसपास। मैं किसी आदिम निर्जनता का असभ्य एकांत, मैं किसी आदिम निर्जनता का असभ्य एकांत, जितना ढका उससे कहीं अधिक अनावृत। घातक अश्लील सच्चाइयां जिन्हें सब छिपाते पर जिनसे छिप नहीं पाते। इंद्रासन का लोभ, प्रत्येक जीवन मानो किसी असफल षड्यंत्र के बाद पूरे संसार की निर्मम हत्या है। एक आत्मीय संबोधन, तुम्हारा नाम, स्मृति खंडों के बीच झलकता चितकबरा प्रकाश। एक हंसी बंद दरवाजों को खटखटाती सुबह। किसी बच्चे की किलकारी से तुम जागे हो पर आंख नहीं खोलते, उसके उत्पात ने तुम्हें विभोर कर दिया है। पर नया दिन आलस्य की करवटों से टटोलते तुम नहीं देखते कि यह दूसरा दिन है और वह बालक जिसने तुम्हें जगाया अब बालक नहीं। प्यार अब पर्याप्त नहीं, न जाने कितनी वृत्तियों में उग आया वह तुम्हारा विश्वबोध और अपना भिन्न प्रतिवादी अपूर्व। अब उसे स्वीकारते तुम झिझकते हो, उसे स्थान देते पराजित, उसे उत्तर देते लज्जित। तो इस तरह हमने कुंवर नारायण जी की यह नचिकेता कविता को पढ़ा। अगले रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दो कविताएं इस कवि की भी हैं। हम ले चलेंगे, मैंने कब कहा कोई मेरे साथ चले। इन कविताओं से आप अपने जीवन मूल्य को टटोल सकते हैं, नए सिरे से पहचान सकते हैं। मैंने अपने व्याख्यान की शुरुआत में यही कहा था ना विद्यार्थियों, साथियों, कि आलोचना का काम मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन में दूसरों का मूल्यांकन तो होता ही है, आत्म मूल्यांकन भी होता है। जिंदगी की तरक्की का एक ही रास्ता है, आत्मालोचन, परालोचन। यही आलोचना का अर्थ है,
यही पढ़ने का अर्थ है। सर्वेश्वर की कविता है, हम ले चलेंगे। हम ले चलेंगे, हम ले चलेंगे, चिल्लाते मिलते हैं बस अड्डे पर कुली और मंच पर नेता। देखते ही देखते सिर पर से बक्स गायब हो जाता है और मंच से जवाब। हम ले चलेंगे, हम ले चलेंगे, चिल्लाते मिलते हैं बस अड्डे पर कुली और मंच पर नेता। देखते ही देखते सिर पर से बक्स गायब हो जाता है और मंच से जवाब। किसी सूखाग्रस्त गांव के कुत्ते की तरह सिवान पर दम तोड़ता मिलता है हर सवाल जहां लिखा है। किसी सूखाग्रस्त गांव के कुत्ते की तरह सिवान पर दम तोड़ता मिलता है हर सवाल जहां लिखा है, यह जगह आपकी है, कृपया इसे गंदा न कीजिए। यह जगह आपकी है, कृपया इसे गंदा न कीजिए। मैंने कब कहा कोई मेरे साथ चले, यह कविता का शीर्षक है। मैंने कब कहा कोई मेरे साथ चले, चाहा जरूर अक्सर दरख्तों के लिए जूते सिलवा लाया। मैंने कब कहा कोई मेरे साथ चले, चाहा जरूर अक्सर दरख्तों के जूते सिलवा लाया और उनके पास खड़ा रहा। वे अपनी हरियाली, अपने फूल फूल पर इतराते, अपनी चिड़ियों में उलझे रहे। मैं आगे बढ़ गया। अपने पैरों को उनकी तरह जड़ों में नहीं बदल पाया, यह जानते हुए भी कि आगे बढ़ना, निरंतर कुछ खोते जाना और अकेले होते जाना है। अपने पैरों को उनकी तरह जड़ों में नहीं बदल पाया, यह जानते हुए भी कि आगे बढ़ना, निरंतर कुछ खोते जाना और अकेले होते जाना है। मैं यहां तक आ गया हूं जहां दरख्तों की लंबी छायाएं मुझे घेरे हुए हैं। किसी साथ के या डूबते सूरज के कारण मुझे नहीं मालूम, मुझे और आगे जाना है, कोई मेरे साथ चले। मैंने कब कहा, चाहा जरूर। पाठ्यक्रम में निर्धारित 8वें कवि हैं केदारनाथ सिंह और उनकी 2 रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में है। इन 2 रचनाओं के पाठ के साथ कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के हिंदी साहित्य बीए चतुर्थ सेमेस्टर के पहले प्रश्न पत्र छायावादोत्तर हिंदी कविताओं की समस्त कविताओं को हमने इस व्याख्यान में समेटा है, उनका पाठ किया है और इस पाठ के बाद, इन 2 कविताओं की पाठ के बाद हमारा यह व्याख्यान, बातचीत, पाठ, आलोचना का पहला चरण, मैंने बताया था रचना का पाठ होता है, रचना को सुनना होता है, रचना को पढ़ना होता है। अब मैं केदारनाथ सिंह की पहली कविता को पढ़ रहा हूं। नाम है रचना की आधी रात। अंधकार 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 आती हैं कानों में फिर भी कुछ आवाजें। अंधकार
अंधकार अंधकार आती हैं कानों में, फिर भी कुछ आवाजें, दूर बहुत दूर कहीं आहत सन्नाटे में रह रह कर ईंटों पर ईंटों को रखने की, फलों को के पकने की, खबरों के छपने की, सोए शहतूतों पर रेशम के कीड़ों के जगने की, बुनने की। और मुझे लगता है जुड़ा हुआ इन सारी नींदहीन ध्वनियों से खोए इतिहासों के अनगिनत ध्रुवांत हूँ, झुका हुआ घंटों से इस कोरे कागज की भट्टी पर लगातार अंधकार अंधकार अंधकार। फर्क नहीं पड़ता कविता का नाम है। हर बार लौटकर जब अंदर प्रवेश करता हूं, मेरा घर चौंक कर कहता है बधाई। हर बार लौटकर जब अंदर प्रवेश करता हूं, मेरा घर चौंक कर कहता है बधाई। ईश्वर, यह कैसा चमत्कार है, मैं कहीं भी जाऊं फिर लौट आता हूं। ईश्वर, यह कैसा चमत्कार है, मैं कहीं भी जाऊं फिर लौट आता हूं। सड़कों पर परिचय पत्र मांगा नहीं जाता, न शीशे में सबूत की जरूरत होती है। और कितनी सुविधा है कि हम घर में हों या ट्रेन में, हर जिज्ञासा एक रेलवे टाइम टेबल से शांत हो जाती है। आसमान मुझे हर मोड़ पर थोड़ा सा लपेट कर बाकी छोड़ देता है, अगला कदम उठाने या बैठ जाने के लिए। और यह जगह है जहां पहुंचकर पत्थरों की चीख साफ सुनी जा सकती है। पर सच तो यह है कि यहां या कहीं भी फर्क नहीं पड़ता। पर सच तो यह है कि यहां या कहीं भी फर्क नहीं पड़ता। तुमने जहां लिखा है प्यार, वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। पर सच तो यह है कि यहां या कहीं भी फर्क नहीं पड़ता। तुमने जहां लिखा है प्यार, वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। मेरे युग का मुहावरा है, फर्क नहीं पड़ता। अक्सर महसूस होता है कि बगल में बैठे हुए दोस्त के चेहरे और अफ्रीका की धुंधली नदियों के छोर एक हो गए हैं। अक्सर महसूस होता है कि बगल में बैठे हुए दोस्त के चेहरे और अफ्रीका की धुंधली नदियों के छोर एक हो गए हैं। और भाषा जो मैं बोलना चाहता हूं, मेरी जिह्वा पर नहीं बल्कि दांतों के बीच की जगहों में सटी है। और भाषा जो मैं बोलना चाहता हूं, मेरी जिह्वा पर नहीं बल्कि दांतों के बीच की जगहों में सटी है। मैं बहस शुरू तो करूं, पर एक ऐसे दौर से गुजर रही हैं कि सामने की मेज को सीधे मेज कहना, उसे वहां से उठाकर अज्ञात अपराधियों के बीच रख देना है। मैं बहस शुरू तो करूं, पर चीजें एक ऐसे दौर से गुजर रही हैं कि सामने की मेज को सीधे मेज कहना, उसे वहां से उठाकर अज्ञात अपराधियों के बीच रख देना है। और यह समय है जब रक्त की शिराएं शरीर से कटकर अलग हो जाती हैं। और यह समय है जब मेरे जूते के अंदर की एक नन्ही सी कील
तारों को गढ़ने लगती है और यह समय है जब मेरे जूते के अंदर की एक नन्ही सी कील तारों को गढ़ने लगती है। तो इस तरह हमने छायावाद उत्तर हिंदी कविता इस पाठ्यक्रम में संकलित इन 15 कविताओं को विद्यार्थियों के लिए एक साथ पढ़ा, ताकि छायावाद उत्तर हिंदी आंदोलन या दौर या युग या काल की एक समझ इन कविताओं के आधार पर स्वयं निर्मित की जा सके। विद्यार्थियों से पुनः निवेदन कि वह इन कविताओं को एक बार खुद वह इनका पाठ करें और उसके उपरांत एक ऐसा अवसर मंच बन पाएगा कि हम इन कविताओं को विस्तार से मूल्यांकित कर सकें, उनका मूल्यांकन कर सकें। आप सभी का धन्यवाद, आभार, कोटि कोटि आभार।